नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो हम आप सबका स्वागत करते हैं स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। तो जैसे हमने संविधान को बहुत विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ना शुरू किया है, आज से ही हम संविधान को विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। अध्याय 1 स्टार्ट करेंगे। संविधान में क्यों ज़रूरत पड़ी, ऐसा क्या हुआ था संविधान निर्माताओं के विचार में, मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने संविधान बनाया, क्यों उन्होंने ऐसा बनाया, इसलिए हम उसको पहले ध्यान से समझेंगे। फिर हम कल से प्रॉपर क्लास आपकी प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लास होगी। आज हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आपका कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ेंगे संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है ये भी पढ़ेंगे। तो संविधान क्या है? संविधान क्या है? समधन विधान, यानी कि समधन विधान है कि सम मतलब समान, विधान मतलब कानून, यानी कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए। ये क्या है? संविधान है, ठीक है। यानी सबके लिए समान कानून ही हमारा क्या है? संविधान। यानी किसी भी राष्ट्र में वहाँ पर जो रहने वाले नागरिक होते हैं उनके लिए समान कानून बनाना, यानी किसी भी नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का या मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, किसी भी नागरिक के साथ कोई गलत अनैतिक व्यवहार न किया जाए, इसलिए हमारे संविधान में क्या नियम कानून बनाए गए। और किसी भी राष्ट्र में जब वहाँ पर जो नागरिक रहते हैं उनके लिए कानून बनाना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना कोई कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया। संविधान तो बना लिया, अब संविधान की हम परिभाषा समझेंगे। संविधान है क्या? संविधान है क्या? तो देखिए संविधान क्या है? नियमों कानूनों का एक ऐसा संकलन, संकलन मतलब समूह, एक ऐसा संकलन जो एक देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि नियम और कानूनों का एक ऐसा संकलन, एक ऐसा समूह जो किसी देश को चलाने के लिए आवश्यक होना चाहिए। नियम भी होने चाहिए, कानून का एक ऐसा समूह जो किसी देश के नागरिक के अधिकारों का हनन ना हो, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बात हमको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे संविधान तो हमने समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था क्या होती है। तो संविधान को व्यवहार में कैसे लाना है, ये हमारी क्या है? राज्य व्यवस्था है। तो संविधान को हम कैसे व्यवहार में लाएंगे ये भी हमको अच्छे से समझना है। तो हम ध्यान से समझेंगे कैसे कि जब संविधान सभा बैठी थी, जब संविधान सभा बैठी थी तो संविधान सभा के सामने एक बड़ा टास्क आया कि ऐसे कानून बनाएं जिससे कोई वर्ग वंचित ना हो, यानी कोई धर्म वंचित ना हो, कोई वर्ग वंचित ना हो, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, ठीक है। तो संविधान निर्माताओं ने ये बैठकर बहुत ही ध्यान से नियम कानून बनाए ताकि किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, ठीक। अब जैसे हमने संविधान की परिभाषा पढ़ ली, राज्य व्यवस्था भी पढ़ लिया, अब हम राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ हमारे पास कुछ नियम कानून तो होने चाहिए। क्या होना चाहिए? तो पहले सबसे पहले उन्होंने बनाया संसद। संसद बनाया तो संसद का काम क्या है? कानून का निर्माण करना। संसद का काम है कानून का निर्माण करना। संसद क्या करती? कानून का निर्माण करती, यानी कि कानून बनाती है। उसके बाद दंड, दंड कौन देगा? कोर्ट। संसद भी ऐसा नहीं कोई भी कानून बना देगी, उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट भी उस कानून की जांच करेगा। ऐसा तो नहीं है कि संसद ने बना दिया कोई भी कानून जो किसी के जीवन को नुकसान हो पहुँचे, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो ऐसा कानून भी नहीं बना सकती, उसके लिए कोर्ट है। और फिर कुछ बॉडी बनाएगी, यानी गैर संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हमारी, वो उनको हम ध्यान से समझेंगे। तो राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए 3 प्रकार बनाए, संसद बनाया गया, फिर दंड के लिए कोर्ट बनाया गया, और कुछ बॉडी बनाई गई, यानी गैर संवैधानिक संस्थाएं भी बनाई गई, जिनको हमें क्या करना है? ध्यान से समझना है। देख लीजिए संसद का काम क्या होता है? कानून बनाना। कोर्ट का काम क्या होता है? न्याय देना, न्यायालय मतलब न्याय देना, ठीक है। और गैर संवैधानिक संस्थाएं, तो अब हम संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो संस्थाएं क्या थी हमारी? कौन कौन सी संस्थाएं हमारी? 3 प्रकार की होती है। एक संवैधानिक संस्था होती, क्या होती है? संवैधानिक संस्था, यानी जिनका जिक्र संविधान में होता है। जिनका जिक्र कहाँ होता है? संविधान में होता है।
वो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, और एक होती असंवैधानिक संस्थाएं कि जो संविधान का उल्लंघन करती हैं। जो संविधान का उल्लंघन करती है, एक असंवैधानिक संस्थाएं भी होती है जो संविधान का क्या करती हैं, उल्लंघन करती हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। और फिर तीसरी क्या होती, गैर संवैधानिक संस्था, यानी कि 3 प्रकार की संस्थाएं हमारी, एक संवैधानिक संस्था है, एक असंवैधानिक संस्था है, और एक क्या है हमारी, गैर संवैधानिक संस्था है। तो संवैधानिक संस्था क्या है, जिसका जिक्र कहाँ है, संविधान में है। जैसे वित्त आयोग, वित्त आयोग हमारे संविधान में है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 280 में है। और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में है। ठीक है। लेकिन जो गैर संवैधानिक संस्थाएं हमारी होती हैं, तो क्या संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं होता है। संविधान को लागू करने के लिए कुछ नियम कानून जब बनते हैं तो उनमें सहायक होती है। क्या होती है, सिर्फ इनका काम होता है सहायक होना। क्या होता है, सहायक होती है, उनका सहयोग देती है कानूनों को आगे बनाने के लिए। अब इनका गठन 2 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। जैसे राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से करते। मंत्रिमंडल में कौन आता है, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसकी सलाह से कानून बनते हैं। और संसद करती है कभी कभी, यानी जिनके लिए कानून बनाए गए। तो संसद का काम ही क्या होता है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते। इनका काम है सिर्फ क्या बनाना, नियम और कानून बनाना। तो ये नियम और कानून बनाते हैं। तो गैर संवैधानिक संस्था की ज़रूरत कब पड़ी, जब इनका क्या होता है, संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं होता है, और संविधान को लागू करने के समय सहायक होती हैं। ठीक है। इनका गठन राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। जैसे नीति आयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर हुआ था। नीति आयोग कब बना था, 2015 में। कब बना था, 2015 में बना था। ठीक है। तो आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक। और इसके लिए संसद ने कौन कौन से कानून बनाए, तो संसद ने बनाए थे, केंद्रीय सूचना आयोग बनाया था 2005 में। 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग आया। राष्ट्रीय महिला आयोग आया कि किसी भी महिला के कोई भी मतलब प्रकार से समस्या ना हो, इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग लाए गए। क्योंकि आए दिन आप भी सुनते हैं कि महिलाओं का शोषण हो रहा है, इसलिए उनकी आवाज़ को उठाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। जो कब बनाया गया, 1990 में बनाया गया। ये संसद ने बनाया कानून, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी कानून की और ऐसा लगता है कि ये कानून बनना बहुत ही ज़रूरी है, तब ये कानून बनते हैं। ठीक है। तो 1990 में ये लाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग, और केंद्रीय सूचना आयोग कब लाया, 2005 में। तो आई थिंक इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैंने समझाया आपको संविधान क्या था। संविधान जो नियम और कानूनों का एक ऐसा संकलन था जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। वहाँ के नागरिकों के लिए कानून बनते हैं। ठीक। हमने संस्थाएं भी 3 प्रकार की बता दी, संवैधानिक संस्था। असंवैधानिक संस्था क्या होती, जो संविधान का उल्लंघन करती। जैसे आतंकवादी संगठन कभी भी संविधान का पालन करते हैं क्या, कभी नहीं करते हैं। तो ये असंवैधानिक संस्था है। इनकी सरकार नियम बनाती रहती है कि ताकि रुके, लेकिन ये क्या करते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ये असंवैधानिक संस्था, ये परेशान करती हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। माओवादी संगठन एक ऐसा संगठन जो चीन में पनपता है। ठीक है। आए दिन आतंकवाद क्या करते हैं, हमारे देश के नागरिकों को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक ऐसा संवैधानिक संस्था है जो लोगों को परेशान करती है। ठीक है। चलिए, हमने इतना समझ लिया कि राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए संसद होनी चाहिए, कोर्ट होना चाहिए और संस्थाएं होनी चाहिए, जो हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम देखिए संविधान की आवश्यकता क्या है, क्यों पड़ी हमें संविधान की आवश्यकता, ऐसी क्या ज़रूरत थी जो संविधान की आवश्यकता पड़ी मुझे। तो अब इसको आप अच्छे से समझेंगे, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। व्हाट इज़ द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी क्यों पड़ी संविधान की आवश्यकता, इसको हम ध्यान से समझेंगे। जैसे हम गली या गांव में जब रहते हैं, गली या गांव में रहते, वैसे हमारा देश है, वैसे हमारा क्या है, देश है। तो देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होने चाहिए, नहीं तो हर व्यक्ति अपने मन का करेगा और सरकार किसको रोकेगी। इसलिए नियम कानूनों का होना जरूरी, ताकि आप अपने दायरे में रहें। ठीक है। हर धर्म के लोग हैं अलग अलग, उनका व्यवसाय अलग है, उनका जीवन स्तर अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है, लेकिन संविधान की आवश्यकता तो हमें इसीलिए पड़ी ताकि सभी धर्मों का क्या हो,
समान रूप से उनके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, उनके जीवन स्तर का हनन ना हो। तो नियम सबको इनका पालन करना है, यानी किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, इसका पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, दंड मिलेगा। यानी कोई सबके लिए समान कानून है, कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, राजतंत्र होता था। राजतंत्र क्या होता है कि राजा को अधिकार प्राप्त होते थे, राजा ही सारे नियम बनाता था, सारे कानून बनाता था, सब कुछ बनाता था, राजा ही बनाता था। लेकिन अब लोकतंत्र है हमारे देश में। क्या है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोगों के द्वारा चुने गए लोगों, यानी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो। जब वोट आता है, जब चुनाव आते हैं तो हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, तो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो, चुने हुए लोग हों जो लोगों का हित करें। ऐसी सरकार बने कि जो लोगों का हित करे, ऐसी सरकार न बने कि लोगों को ही परेशान करे। तो डेमोक्रेसी क्या है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। आप अपने मन से नहीं जा सकते हो, क्योंकि हमारे राज्य में क्या है, गणतंत्र है, वंशानुगत शासन नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्योंकि जो लोग, जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाएंगे उन्हें ही सरकार बनानी होती है, क्योंकि वो लोगों का हित कर सके। यही है डेमोक्रेसी। जब हम आपको प्रस्तावना पढ़ाएंगे तो डेमोक्रेसी के बारे में एक एक वर्ड, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब देखिए संविधान का पहला नियम क्या कहता है। हमारा पहला नियम ये था, पहला काम ये था कि वे बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह था, पहले बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे संविधान में लोगों का विश्वास हो। यानी संविधान निर्माताओं ने पहले क्या किया, ऐसे बुनियादी नियम बनाए जिससे लोगों का क्या हो, संविधान में विश्वास हो जाए कि हाँ ये सही है। ठीक है, तो पहला क्या बनाया गया कि लोगों को विश्वास हो जाए कि संविधान कि इससे हमारे जीवन का क्या होगा, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे कुछ जातियां हैं, जैसे कुछ जातियां, हम उनका नाम नहीं लेंगे, कुछ जातियां हैं, अन्य जातियों की जैसे सेवा करेंगे, अन्य जातियों की सेवा करेंगे, तो क्या ये सही है? किसी भी व्यक्ति की आप सेवा करते हैं, किसी भी जाति, कोई भी धर्म यदि किसी की सेवा कराता है तो क्या सही है? नहीं, बिल्कुल ये अन्यायपूर्ण है। हमारा संविधान कहता है कि सभी समान है, कोई भी उच्च नहीं है। कुछ जातियाँ यदि अन्य जातियों की सेवा कराएंगे तो फिर उसके लिए नियम कानून भी बने हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए संविधान में नियम कानून बनाए गए हैं। लोकतंत्र में यही ताकत होती है, डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है, लोकतंत्र में यही ताकत होती है। लोकतंत्र में ताकत होती है कि एक निश्चित क्रम के बाद चुनाव होते हैं। जैसे कि सरकार बन जाए तानाशाही सरकार, आपने उत्तर कोरिया का नाम सुना होगा, वहाँ तानाशाही सरकार है कि आपको कटिंग कटानी है तो ऐसे ही कटानी, कोई भी मतलब वहाँ 20 टाइप की कटिंग है, उससे आप अलग नहीं कटा सकते हो। कहीं भी जाना है तो मतलब बहुत इंस्ट्रक्शन है वहाँ पर। लेकिन हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है। तो लोकतंत्र की में यही ताकत होती है कि एक निश्चित क्रम के बाद सरकार बनाते हैं, हम चुनाव होते हैं ताकि एक तानाशाही सरकार हमारे ऊपर कब्जा न करे, हमें परेशान न करे। इसलिए लोकतंत्र को जोड़ा गया। लोकतंत्र क्या होता है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है जो लोगों का हित करे। लोगों की जब चुनते हैं तो लोग बहुत ही समझ कर चुनते हैं, और तानाशाही सरकार जो होती है तो फिर वो अपनी मनमानी करती। इसलिए हमारे संविधान में लोकतंत्र जो प्रस्तावना में बहुत अच्छे से समझाया गया है, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। लोकतंत्र में आप बदलाव भी ला सकते हैं, यदि तानाशाही सरकार है तो फिर आप अपने बदलाव भी ला सकते हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए संविधान का तीसरा काम क्या है। संविधान का तीसरा काम क्या है कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए, मतलब सरकार पर भी इंस्ट्रक्शन है। सरकार ये नहीं कि अपना मन है तो कुछ भी करेगी, नहीं, सरकार पर भी इंस्ट्रक्शन है, सरकार पर भी निर्देश लगते हैं, कुछ सीमाएं हैं उनकी कि उनका उल्लंघन कभी न करे, यानी अपनी मनमानी नहीं करेंगी, उन पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन लगाए गए हैं। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार स्पष्ट हो जाए। मौलिक अधिकार, सरकार ये नहीं कर सकती किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दे, किसी के मौलिक अधिकार को छीन ले, किसी को बंद कर दे, नहीं। संविधान, सरकार भी हमारे संविधान से बंधी हुई है, अपने मन का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान में जो नियम कानून बनाए गए हैं वही लागू होंगे।
जीवन जीने जैसे मौलिक अधिकार स्पष्ट हो जाएं, जीवन जीने का अधिकार हमको मिला है, कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार, इस पर कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। लेकिन आर्टिकल 19D है, आर्टिकल 19D है जो कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है, ये हम आपको समझाएंगे जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। और देखिए विषम परिस्थितियों में क्या होता है कि हम कहीं भी भ्रमण करने जा रहे होते तो फिर रोक भी लगाई जाती है, लेकिन वो कैसी कंडीशन होती है, विषम परिस्थिति होती है। तो आपातकाल के दौरान जैसे राष्ट्रीय आपात जब कभी लगता है तो अनुच्छेद 352 में रोक लगा दे कि आप नहीं जा सकते हो, आप अपने घर में रहें, तो फिर आपको मानना पड़ेगा। राज्य आपातकाल जब लगता है तब अनुच्छेद 356 में, तब भी आपको बात माननी पड़ेगी। और वित्तीय आपातकाल तो अभी तक नहीं लगा है, अनुच्छेद 360 में, तब भी आपको बात सरकार की माननी पड़ेगी। लेकिन ऐसे अपने मन से नहीं, अपने मन से कोई भी नियम कानून नहीं बनाएगी जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, आपके जीवन जीने के तरीके का हनन हो। ऐसे सरकार कोई भी नियम कानून नहीं बनाएगी, लेकिन विषम परिस्थितियों में भी सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं। इसके लिए फिर क्या हुआ कि आर्टिकल 20 और 21 बने रहेंगे, यानी कि जब विषम परिस्थिति आएगी तब भी हमारे एक आर्टिकल दिए गए मौलिक अधिकार में 20 और 21 जो हमेशा बने रहेंगे। ये हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, जब पूरा पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझाएंगे, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक भी वर्ड आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको समझ नहीं आया। देखिए संविधान का चौथा काम क्या था हमारे संविधान का, कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरा करने की क्षमता प्रदान करें। सरकार जनता की जो आकांक्षाएं होती हैं वो पूरा करे, ऐसा नहीं कि अपने मन का ही कर रही है, कुछ भी नहीं। संविधान का चौथा काम यही था, उसने नियम बनाए, कानून बनाए। क्यों बनाए? इसीलिए तो बनाए ताकि सरकार अपनी मनमानी न करे, लोगों को परेशान न करे, उनकी आकांक्षाओं का सम्मान करे, उनकी आकांक्षाओं का न्यायपूर्ण समाज बनाए, लोगों के साथ अनैतिक व्यवहार न करे, जाति पाति का व्यवहार न करे। ज़्यादा संविधान, अब देखिए हमने पूरा आपको अच्छे से समझा दिया, संविधान पढ़ा दिया अच्छे से, संवैधानिक पृष्ठभूमि समझा दी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझा दी कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमारे संविधान में संविधान बनाने की, क्यों संविधान सभा बैठी थी, क्यों संविधान निर्माताओं के मन में ये विचार आया कि हमें नियम कानून बनाने चाहिए ताकि हमारे देश में सभी धर्म के लोग, नागरिक समान हों, कहीं भी आ जा सकते हों, कहीं भी मतलब उनका अनुच्छेद जो 20 और 21 कहता है उनके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, उनके रोक टोक ना हो किसी भी प्रकार के। लेकिन आप गलत गतिविधियों में होंगे तो फिर सरकार रोक आपको लगाएगी। जैसे आतंकवादी संगठन हमने बताया, तो जो असंवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर सरकार फिर क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है। लेकिन आपके जीवन जीने का जो अनुच्छेद 20 और 21 है इस पर रोक टोक नहीं लगेगी। लेकिन कभी कभी विषम परिस्थिति होती है तो फिर आर्टिकल 19 में जितने भी आपके दिए गए अधिकार हैं वो सारे छीन लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, तो हमारा संविधान इस तरीके से था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने समझ ली उसकी अच्छे से कि संविधान की ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी, नियम कानून क्यों बने, राज व्यवस्था कौन कौन बॉडी होनी चाहिए हमारी, ये हमने समझ लिया। सरकार के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन है, सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती क्योंकि जो नियम कानून बनाएगी उन्हीं पर हम चलेंगे। ठीक है, अब आपको आगे नेक्स्ट क्लास कल मिलेगी, पार्ट 2 इसका मिलेगा कि क्या आपको बताना है, आपको सर्च भी करना है क्या ज़्यादातर संविधान लिखित होते हैं या लिखित। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको देखना है क्या ऐसा है कि संविधान, भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो ये आपको ध्यान से देखना है अच्छे से। ठीक है, और हम कल आपको नेक्स्ट क्लास लाएंगे पार्ट 2 इसका, जो आपको विस्तृत तरीके से समझा देंगे। जैसे कि आज हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि संविधान और राज्य व्यवस्था क्या होती है, संविधान क्या है, किसी भी राष्ट्र में जब वहाँ के नागरिक रहते हैं, नागरिकों के लिए क्या है, समान कानून है, वही क्या है, संविधान है। संविधान मतलब समधन विधान, यानी कि समान कानून होना चाहिए, नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए। तो आज हमने बहुत अच्छे से ये समझ लिया। ठीक है, अब हम कल से क्या पढ़ेंगे, इसके पूरे संविधान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन दिया है कि ज़्यादातर संविधान बताइए कौन लिखित है, किस देश के संविधान लिखित है, किस देश का संविधान नहीं लिखित है, ये आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, तो ये आपको देखना है, सर्च करना है
और आप ऐसे ही विस्तृत व्याख्या के साथ संविधान को पूरा पढ़ेंगे और हमारे साथ जुड़िए। स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल का परिवार का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसी विस्तृत व्याख्या के साथ पूरे संविधान को हम पढ़ाएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।